Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was manure. Manure जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट से बनी होती है. ऐसे कंपोनेंट्स जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं मैन्योर, राइट. जिसमें काउडंग आ जाता है, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स है, फूड रेसिड्यू है, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है. तो इन सारी चीज़ों से जो खाद बनती है, जो कि सॉइल को एनरिचमेंट देती है, न्यूट्रिशंस देती है, उसको हम बोलते हैं मैन्योर, राइट. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फर्टिलाइजर्स. अब मैन्योर तो हमने पढ़ लिया क्या होती है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट डू वी मीन बाय फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइज़र्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम उनको कमर्शियली बनाते हैं. मैन्योर जो है वो नेचुरली बनती है, नेचुरल प्रोसेस से बनती है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स को कमर्शियली बनाया जाता है प्लांट को सफिशेंट न्यूट्रिशंस देने के लिए. फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम देते हैं प्लांट्स को. दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स. दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जब हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो उससे प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है. चाहे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, हम किसी की भी बात करें, इसका मतलब जो प्लांट होता है वो एक हेल्दी प्लांट होता है अगर आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हो तब. फर्टिलाइज़र्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं. अगर हमको हाई यील्ड क्रॉपिंग करनी है, हाई यील्ड चाहिए, तो उस केस में fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose. जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनको एक प्रॉपर डोज में अप्लाई करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ वी यूज़ द फर्टिलाइज़र्स इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी देन इट मे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन द लॉन्ग टर्म्स. अगर हम लंबे समय के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो उससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी परमानेंट बेसिस पर डैमेज हो सकती है, राइट. अगर हम ज़्यादा टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन. और जब भी हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उनको प्रॉपर डोज में इस्तेमाल करें, कम समय के लिए इस्तेमाल करें, और उनको यूज़ करने के पहले और उनको यूज़ करने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम फर्टिलाइज़र्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. अगर हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं और फिर इरीगेशन करते हैं, मतलब जब पानी दिया जाता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो पानी के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो भी वॉश हो जाते हैं, राइट. और उस केस में जो सॉइल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. सो जब भी हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें तो हम ये ध्यान रखें कि वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो और सॉइल को भी डैमेज ना करे. दिस एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन. और ये जो पानी में फर्टिलाइज़र घुल के गया है वो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है. इसका मतलब इट इज़ अ कॉज फॉर वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो. Also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished, and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे कंटिन्यूअसली किसी एक एरिया पे, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी.
बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज़ नॉट रेप्लिश्ड। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का वो उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उतनी जल्दी अपने आप को रीगेन नहीं कर पाते हैं अगर एक बार लॉस हो गए। और ऑल्सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं सॉइल में वो भी फर्टिलाइज़र्स से अफेक्ट हो जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, राइट। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डैमेज पहुंचाते हैं, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield of in crop production। तो फर्टिलाइज़र्स का हम शॉर्ट टर्म यूज़ करें, कम समय के लिए यूज़ करें, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हम शॉर्ट टर्म यूज़ करें, और जो मैन्योर्स हैं उनका हम लॉन्ग टाइम यूज़ करें क्योंकि उनके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, राइट। तो अगर हमको ऑप्टिमम यील्ड चाहिए, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में यील्ड चाहिए, तो हमको मैन्योर्स का लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहिए और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का शॉर्ट टर्म यूज़ करना चाहिए टू गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ यील्ड, राइट। सो दिस थिंग वी हैव टू टेक इन केयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमम और नो यूज़ ऑफ केमिकल एज अ फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों ने सुना होगा, अभी इस टाइम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है फार्मर्स को टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है वो समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमम और नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें कि केमिकल्स का जो यूज़ है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है या मिनिमम यूज़ किया जाता है, बिल्कुल कम यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो कम से कम किया जाता है। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ किया जाता है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा। ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ साथ जो हमारे फार्म का वेस्ट होता है जैसे कि स्ट्रॉ हो गए, लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा हो गया, इन सब का भी यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो एजेंट्स का भी यूज़ किया जाता है जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी हो गई बायो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। नीम लीव्स और टर्मेरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज। ग्रेन स्टोरेज, जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वहाँ पर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और टर्मेरिक मतलब हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारी क्रॉप है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसको डैमेज होने से या ख़राब होने से बचाने के लिए वहाँ पे नीम लीव्स और टर्मेरिक का यूज़ किया जाता है स्टोर हाउसेस में एज बायो पेस्टिसाइड्स, राइट। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मल फार्मिंग में हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, बट जब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो वहाँ पे हम बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि नीम और टर्मेरिक। तो इसका मतलब हम बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में हर एक चीज़ को नेचुरल रख रहे हैं, केमिकल्स का कम से कम यूज़ कर रहे हैं। With healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below here। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इन चीज़ों को भी हम अडॉप्ट करते हैं। अब ये सब क्या होता है, दैट ऑल आर द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द चैप्टर। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients। ये सारे जो क्रॉपिंग सिस्टम हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे हम इंसेक्ट, पेस्ट और वीट कंट्रोल की बात करें, न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी, मतलब न्यूट्रिएंट देने के साथ साथ ये इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और वीट कंट्रोल करते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द, here the spelling of wheat is incorrect, here you should write weed,
वीड जो होते हैं वो अननेसेसरीली जो क्रॉप्स हो जाती हैं उनको बोला जाता है वीड्स, ठीक है। तो दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक दैट यू हैव टू करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, that is the success of the crop in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season। इंडिया का ज़्यादातर जो एरिया है वो रेन फेड है, मतलब इंडिया के ज़्यादातर एरिया में रेन प्रॉपर मात्रा में होती है, जितनी हमको एडिक्वेट है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी एडिक्वेट मात्रा में रेन होती है। That is the success of crop in most area is dependent on timely monsoon। किसी एरिया में जो क्रॉप है वो उगेगी, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है? वहाँ के मॉनसून पे, और क्या वहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल है उस चीज़ पर, राइट। हैंस पुअर मॉनसून कॉज क्रॉप फेलियर। और अगर किसी साल मॉनसून कम होता है, मतलब बारिश कम होती है, तो उसके कारण क्रॉप फेलियर हो जाता है, जो सारी फसल है वो नष्ट हो जाती है। एंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप। अगर क्रॉप्स को एक रिक्वायर्ड टाइम पर या एक प्रॉपर टाइम पर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर मिल रहा है, तो जो क्रॉप है वो प्रॉपर तरीके से या अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, and it will grow in a better way। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। और इसीलिए इस चीज़ पर बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेशन में ला सकें और इरिगेशन में उसका इस्तेमाल कर सकें, राइट। ड्रॉट, अब पानी अगर कम होगा तो उससे तो रेन अफेक्ट होगी ही सही, लेकिन अगर ड्रॉट्स आ जाते हैं तो ड्रॉट के कारण किस तरीके से, अगर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो ड्रॉट अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। ड्रॉट्स कब आते हैं, सूखा कब पड़ता है? जब स्कार्सिटी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होना, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। तो जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या रेन का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसी जगह पे तो पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो ड्रॉट पोजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज़। ड्रॉट के कारण क्या होता है, फार्मिंग एरियाज़ पर एक थ्रेट आ जाता है, एक खतरा आ जाता है, वेयर द फार्मर्स डू नॉट use irrigation for crop production and depends only on rain। ऐसे एरिया जहाँ पर फार्मर्स के पास अपना इरिगेशन के लिए कोई साधन नहीं है, राइट, उनके पास वाटर बॉडी ऐसी कोई आसपास में नहीं है जहाँ से वो अपनी क्रॉप को इरिगेट कर पाएँ, तो ऐसे फार्मर्स जो कि कम्प्लीटली रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है अगर कभी मॉनसून कम है या ड्रॉट है तो। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल होती है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इन एरियाज विथ लाइट सॉइल क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लाइट सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं अगर ड्रॉट आ जाता है तो। क्यों? क्योंकि उनकी वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कम है और वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे, और ड्रॉट मतलब सूखे की कंडीशन में जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़ विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस। साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाने की कोशिश की हैं जो कि ड्रॉट को टॉलरेट कर पाएँ, ड्रॉट में भी जो डैमेज जो डाई ना हो, और जो ड्रॉट कंडीशंस को या कम पानी में भी ग्रो कर पाएँ, इस तरह की क्रॉप्स जो है वो साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की है। इंडिया हैज़ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेराइड क्लाइमेट। इंडिया में बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं और क्लाइमेट भी जो है वो अलग अलग रहता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सूटेबल माना जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग।
क्योंकि यहाँ पे चाहे रेनी सीज़न हो, समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, स्प्रिंग ऑटम, सबका एक टाइम फिक्स होता है और ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी एडवर्स होती हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी सूटेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। Under such conditions, several different kind of crop system are adopted to supply water to agricultural land depending on the kind of water resource available. और चूंकि हमारे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस सही हैं तो हम काफ़ी सारी अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं वो उगा सकते हैं, राइट। और उनको वाटर सप्लाई हम कर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग वाटर रिसोर्सेज की हेल्प से उनको इरिगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम काफ़ी जगहों पे तो नहीं है, राइट। दीज इंक्लूड्स वेल, कैनाल, रिवर, टैंक, इन सब की हेल्प से हम उनको प्रॉपर पानी दे सकते हैं, उनको इरिगेशन कर सकते हैं। वेल्स की अगर बात करें, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। दो टाइप के वेल्स हो सकते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा। डग वेल में क्या होता है, वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा से वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है। ट्यूबवेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, और जो ट्यूबवेल होते हैं वो डीपर स्ट्रेटा मतलब कि बहुत नीचे से पानी को लेकर आते हैं। जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, और जो फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरिगेशन। और इतने नीचे से वाटर को ऊपर लाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक पंप की रिक्वायरमेंट होती है, और इरिगेशन के लिए बहुत नीचे से बहुत डीप से पानी को ऊपर लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पंप। ओके, नाउ कैनाल्स। कैनाल्स क्या होते हैं? कैनाल इज़ ऑल्सो अ वाटर बॉडी विच इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। दिस इज़ यूजुअली एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम। कैनाल्स जो हैं वो एक इलेबोरेट मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा किया हुआ, एक एक्सटेंसिव जो ज़्यादा फैला हुआ एक इरीगेशन सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर। इसमें क्या होता है, जो कैनाल्स हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? वाटर रिजर्वायर से, मतलब अगर आसपास कोई कुआं है, ट्यूबवेल है तो वहाँ से, या फिर जनरली रिवर से। द मेन कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड्स। और ये जो एक कैनाल होती है वो काफ़ी सारी दूसरी कैनाल्स में बटी हुई होती है, और ये जो वाटर होता है वो एक कैनाल से दूसरे कैनाल्स तक चला जाता है, और इस तरीके से पूरा जो फील्ड है वो इरिगेट हो जाता है, राइट। रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है? इन एरियाज वेयर कैनाल्स फ्लो is insufficient or irregular due to the inadequate reservoir release, the lift system is more rational. अगर हम बात करें ऐसे एरिया जहाँ पे कैनाल फ्लो इनसफिशेंट होता है, मतलब कैनाल को या तो सफिशेंट मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कैनाल से छूट जा रहे हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस केस में आपको लिफ्ट सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं, लिफ्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरीगेशन इन द एरियाज क्लोज टू रिवर। और उस केस में क्या किया जाता है, कैनाल्स बनाने की बजाय वाटर जो है उसको डायरेक्टली रिवर से ले लिया जाता है, राइट। मतलब जब हम डायरेक्टली रिवर से वाटर को ले आएंगे फॉर द इरीगेशन पर्पस, देन दिस इज कॉल्ड एज द रिवर लिफ्ट सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज टैंक। टैंक मतलब होता है टंकी। सो दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर। जैसे हमारे घरों में टैंक्स होते हैं वैसे ही टैंक्स बना लिए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और फिर उस वाटर का यूज़ किया जाता है फॉर द इरीगेशन पर्पस, राइट। So these are the small storage reservoirs which intercepts and store the runoff of smaller catchment areas.
तो जो छोटे कैचमेंट एरियाज़ होते हैं वहाँ से ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। बेसिकली टैंक इज़ जस्ट द नॉर्मल टैंक जो हमारे घरों में होती है, जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं और फिर उस वाटर का यूज़ किया जाता है फॉर द इरिगेशन पर्पस। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। आपने इनका नाम सुना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट। ये दोनों वाइडली अडॉप्टेड मेथड्स हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस, राइट। अगर हम फ्रेश इनिशिएटिव्स की बात करें, दीज आर द मॉडर्न इनिशिएटिव्स जो इस केस में लिए गए हैं इरिगेशन के लिए। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। इसमें बेसिकली छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं और ये जो डैम्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको उसके लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, राइट। The check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion। और ये जो चेक डैम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, वाटर को फ्लो होने मतलब वाटर बह कर कहीं और नहीं चला जाए, उस वाटर के फ्लो को रोकते हैं और उसको अंडरग्राउंड करवाते हैं ताकि जो वाटर है वो ग्राउंड में अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। और जब डैम्स हम बनाएंगे तो उससे सॉइल इरोजन जो है वो भी कम होगा, राइट। सो वाटर के फ्लो के साथ साथ या एयर के फ्लो के साथ साथ जब सॉइल बह कर या उड़ कर चली जाती है तो उसको हम सॉइल बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो जब हमने इस तरह के डैम्स बना लिए तो उससे सॉइल इरोजन भी जो है वो कम हो जाएगा, राइट। नाउ क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग किस तरीके से की जाती है, क्रॉप्स को किस तरीके से उगाया जाता है, एक पैटर्न में उगाया जाता है, वो समझते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। क्रॉप को ग्रो करने के अलग अलग वेज हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land। Mixed cropping का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा टाइप की क्रॉप को एक ही पीस ऑफ लैंड पर ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे आपका फार्म है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आप कोई एक टाइप की क्रॉप ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे कोई दूसरी, यहाँ पे तीसरी और यहाँ पे चौथी। तो इस टाइप की क्रॉपिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। सपोज़ यहाँ पे वीट है, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे पल्स है, यहाँ पे कोई वेजिटेबल है, तो इस तरह की क्रॉपिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या फ़ायदे होते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट प्लस ग्राम और वीट प्लस मस्टर्ड और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। आपने एक ही पीस पे दो टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर ली, वीट और ग्राम, वीट और मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होता है, जो फार्मर है उसकी रिस्क फैक्टर एक तो कम हो जाता है कि मान लीजिए अगर एक क्रॉप डैमेज हो भी गई तो आपके पास एक दूसरी क्रॉप रहेगी जिससे आप थोड़ा बहुत जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस इन डेफिनेट पैटर्न। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या, आपने एक ही पीस ऑफ लैंड पर दो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर दी। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग में भी दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो किया जाता है। ऐसी रैंडमली हम कुछ भी ग्रो नहीं कर देंगे। इंटर क्रॉपिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइप की क्रॉप ग्रोन है, यहाँ पर दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रोन है, यहाँ पर तीसरे टाइप की क्रॉप जो है वो ग्रोन है। तो यहाँ पर आप एक डेफिनेट पैटर्न में सीड्स को सो करते हो ताकि जो क्रॉप है वो एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करे। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विथ अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, राइट। पहले हमने एक रो में एक क्रॉप लगा दी, फिर दूसरी रो में दूसरी क्रॉप लगा दी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली में सोया, दूसरे में मेज़,
या फिंगर मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, एंड काउपी जिसको लोबिया बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक लाइनिंग में या एक डेफिनेट पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। क्रॉप्स को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हों। दिस एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड। और इससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स। और जो डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं प्लांट्स में, प्लांट्स को जो डिजीजेस होती हैं उन वो भी कम हो जाती हैं, राइट, बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन द फील्ड। दिस वे बोथ द क्रॉप कैन गिव बेटर रिटर्न्स। और ऐसा करने से दोनों ही क्रॉप्स जो हैं उनके हमको रिटर्न्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। तो इसीलिए इंटरक्रॉपिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड दे कैन अडॉप्ट इट। The growing of different crops on a piece of land in a pre-plant succession is known as crop rotation. जब आप एक ही पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हो एक प्री प्लांट सक्सेशन में, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो उसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। बेसिकली क्रॉप रोटेशन का मतलब है जैसे कि एक साल में आपने 6 मंथ में एक टाइप की क्रॉप ग्रो कर दी और बाकी के जो 6 मंथ हैं उसमें आपने दूसरे टाइप की क्रॉप ग्रो कर दी, राइट। सो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं और जो सॉइल इरोजन है वो भी उसके चांसेस भी कम होते हैं, राइट। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। और ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्रॉप को एक के बाद एक ग्रो कर देंगे, राइट। ऐसी क्रॉप्स जिनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, जिनकी इरिगेशन फैसिलिटीज़, जिनका मॉइस्चर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किन 2 क्रॉप्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर द क्रॉप रोटेशन। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली देन 3 और मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। अगर क्रॉप रोटेशन को एक प्रॉपर मैनर में किया जाए तो आप एक साल में 2 या 3 फसल एक ही साल में हम ग्रो कर सकते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ गुड हार्वेस्ट, राइट। अगर उसकी हार्वेस्टिंग भी प्रॉपर की जाए तो। सो दीज आर द 3 methods, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, जिनकी हेल्प से हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट, फॉर द बेटर रिजल्ट्स। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमने क्रॉप तो ग्रो तो कर दी लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है सो दैट इट मे नॉट गेट डैमेज, राइट। वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, उनको किसी भी तरीके के डैमेज से बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं वो वीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट, डिजीज़, इन सब से बहुत ज़्यादा तरीके से इन्फेक्ट हो सकती हैं। If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crop so much that the most of the crop is lost. अगर weeds को या insects को properly control नहीं किया गया तो वो पूरी की पूरी crop को भी damage कर सकते हैं, right? It may be the possibility कि जो weeds हैं उनके कारण आपकी पूरी crop जो है वो damage हो जाए। वीड्स का मतलब क्या होता है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। आपने देखा होगा कि जो अनवांटेड ग्रास उग जाती है या अनवांटेड जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं और इस तरीके के जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं, उन सबको हम बोलते हैं वीड्स, जिनको निकालना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैंथियम, गोखरू, पार्थेनियम, गाजर घास, साइपरिनस,
Cyperinus rotundus mota, they compete for food, space and light. ये जो सारे नाम हैं ये सब एक किसी तरह के वीड्स होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल क्रॉप के साथ उग जाते हैं, और जब ये उग जाते हैं तो इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी फूड चाहिए, वो कुछ स्पेस भी कैरी करते हैं और उनको भी लाइट चाहिए होती है, राइट। इसका मतलब हमारी सॉइल का आधा न्यूट्रिशन तो यही ले लेते हैं, और इसीलिए इनको हटाना जो है वो ज़रूरी है। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सॉइल का आधा न्यूट्रिशन तो वीड्स ही ले लेते हैं, जिससे कि जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। Therefore, removal of weeds from the cultivated field during the early stage of the crop growth is essential for the good harvest. और इसीलिए वीड्स को अर्ली स्टेज में ही निकाल के अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो उनको निकालना फिर थोड़ा सा और मुश्किल भी हो जाएगा, और आपकी जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स भी ऑलरेडी वो कंज्यूम कर चुके होंगे। इसीलिए हम उनको स्टार्टिंग लेवल पर, इनिशियल लेवल पर भी हटा दें, वो बेटर है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 ways। जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो प्लांट्स को 3 तरीके से अफेक्ट करते हैं। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। वो रूट, स्टेम और लीफ को कट कर देते हैं। दे सक द सेल सेप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। वो सेल सेप को सक कर लेते हैं प्लांट के बहुत डिफरेंट पार्ट से। दे बोर इनटू द स्टेम्स एंड फ्रूट्स। और वो स्टेम्स और फ्रूट्स में छेद करके अंदर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स जो हैं वो डैमेज्ड होते हैं, उनमें छेद होते हैं, जिसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं लट निकलना या इल्लियाँ निकलना, राइट। सो बेसिकली वो जो होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड्स। और वो हमारी क्रॉप की हेल्थ को और हमारी यील्डिंग को भी अफेक्ट करते हैं। Diseases in the plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi, virus. These pathogens can be present in and transmitted through soil, water and air. प्लांट्स में अलग अलग तरह की डिजीज़ेज हो सकती हैं अलग अलग पैथोजेंस से। पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण प्लांट्स में किसी भी तरह की डिजीज़ हो सकती है। और ये पैथोजेंस किस तरीके से प्लांट्स तक पहुंचते हैं? तो सॉइल, वाटर या एयर के थ्रू ये पैथोजेंस प्लांट तक पहुंच सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। वीड्स, इंसेक्ट और डिजीजेस जो हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हम उनको कम कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रैक्टिस इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो एक मोस्ट कॉमनली यूज प्रैक्टिस है वो क्या होती है कि हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। जिसमें कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स आ जाते हैं। दीज केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट्स और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल्स। ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको कि क्रॉप प्लांट पर स्प्रे किया जाता है, राइट। तो जब हम इनकी स्प्रे करते हैं तो उससे जो वीड्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल क्रिएट प्रॉब्लम्स सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस ऑल्सो। और इनके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो सकता है। वीड कंट्रोल मैथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। वीड्स को हम मैकेनिकल मशीन से भी रिमूव कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मैथड्स सच एज द प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। इस केस में हम काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप को समय पर ही सो करें, इंटरक्रॉपिंग कर लें जिससे कि वीड्स टाइम पे रिमूव होते रहें, क्रॉप रोटेशन करते रहें जिससे कि ऑल्सो वीड रिमूव होते रहें। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द पेस्ट आर
द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ एंड समर प्लफिंग। कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स भी इस केस में हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे पेस्ट का यूज़ करें जो कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के हों, राइट। मतलब जो पेस्ट होगा उससे जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब मर जाएंगे और हमारी क्रॉप जो है वो बच जाएगी। एंड समर प्लफिंग इन विच फील्ड्स आर प्लफ डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। समर के समय जब कोई क्रॉप ग्रो नहीं की जाती है, उस समय जो सॉइल होती है उसको डीपली प्लफ किया जाता है, ताकि जो अंदर अगर कोई वीड है भी सही तो वो ख़त्म हो जाए, और पेस्ट भी है जो वो ख़त्म हो जाए, और जब हम वहाँ पे सोइंग करेंगे तो फिर वो ना उगे, राइट। तो इस तरीक़ों से, इन कुछ तरीक़ों से हम इंसेक्ट्स और वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट दे कैन नॉट डैमेज अवर crop, right? So that's all for today's class, students. The further topics we'll study in the next lecture. Thank you.